गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन में ये भी बात करने वाले हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, कि उस समय वायसराय कौन थे, इसके प्रमुख आलोचक कौन थे, और इस आंदोलन में अंग्रेजों के साथ क्या रवैया रहा और अंग्रेजों का भारतीयों के साथ क्या रवैया रहा। स्वदेशी आंदोलन क्या है, ये केवल स्वतंत्रता संग्राम के समय ही था या आज भी स्वदेशी को अपनाना चाहिए, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन, सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि स्वदेशी आंदोलन कहते किसको है। स्वदेश मतलब अपना देश, स्वदेश मतलब अपना देश, यानी कि ये आंदोलन का मतलब यही है कि अपने देश के प्रति अपना समर्पण होना चाहिए। अपने देश के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, यानी जितने भी प्रकार की विकास की आवश्यकता है, इन विकास के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, हमारे देश के लिए समर्पण होना चाहिए। एक स्वदेशी एक विचार है। क्या है? स्वदेशी एक विचार है, और इस विचार को हमें उस समय लागू करना था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी। जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, तब हमें समझ में आई बात, नहीं ये तो हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, हमारे देश की जनता के साथ अत्याचार कर रहा है, हमारे देश को लूट रहा है, तो इसलिए इसको भगाना चाहिए। तो स्वदेशी आंदोलन क्या है? एक विचार है। ये 1872 ईस्वी में भी ये विचार सामने आया था, लेकिन उतना प्रमुखता से इसको नहीं देखा गया। ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? कलकत्ता से हुई। कहां से हुई? कलकत्ता से हुई। 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई। कब? 7 अगस्त 1905 को। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 7 अगस्त 1905 को हुई। यह भी पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई। अब ये देखिए, बंगाल का जो विभाजन था, ये लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था, उसी के प्रतिशोध में, उसी के गुस्से में हमारे भारतीयों ने इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। नहीं, जब बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने, जो भारत के वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय, उन्होंने बंगाल का विभाजन इसी कारण किया कि बंगाल के हिंदू मुसलमान, उस समय हिंदू मुसलमान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो केवल भारतीय थे। ठीक है, वो केवल भारतीय थे और अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की आजादी के लिए सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। तो अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया, लगा अरे दोनों में फूट डाल दो। तो उसी बीच में फूट डालने के लिए उन्होंने बंगाल के विभाजन कर दिया। ठीक है, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। जब मीटिंग के लिए बैठे लोग 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल कलकत्ता में, तो उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। हम अंग्रेजों को कैसे कमजोर करें? स्वदेशी आंदोलन के द्वारा हम कमजोर कर सकते हैं कि हम अपने देश की वस्तु का ही उपयोग करेंगे, अपने देश की वस्तु का ही उपयोग करेंगे। हमारे देश में जिस भी प्रकार की वस्तुएं हैं, अच्छा हो, खराब हो, डैमेज हो, जो भी हो, ये हमारे देश की वस्तु है। हमारे देश के किसानों ने, हमारे देश के कारीगरों ने इसको उत्पादन किया है।
तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे देश के कारीगर और किसानों को प्रोत्साहन मिल सके, रीइंफोर्समेंट मिल सके, पुनर्बलन मिल सके और वो उत्पादन और अपने काम में और मेहनत लगाकर काम करे और आगे बढ़े। तो उनको प्रोत्साहन और पुनर्बलन देने के लिए ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और विदेशी वस्तु को नहीं खरीदना है, यानी खास करके अंग्रेजों की वस्तु को नहीं खरीदना है। जब हम उसकी वस्तु को नहीं खरीदेंगे तो उसकी वस्तु नहीं बिकेगी और आर्थिक रूप से वो धीरे धीरे कमजोर होंगे और हमारे देश के जितने भी वस्तु और उत्पादक कारीगर वगैरह जो भी है इनको पुनर्बलन मिलेगा। इसलिए हम अपने देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही उपयोग में लाएंगे, विदेशी नहीं लाएंगे। इसी को कहते हैं स्वदेशी आंदोलन, इसी को स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है बहिष्कार आंदोलन। कौन आंदोलन? बैकआउट मूवमेंट, बहिष्कार आंदोलन। क्या नाम दिया गया इसको? स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। इसको बहिष्कार आंदोलन भी क्या कहा गया? बैकआउट मूवमेंट। भाई हम आपका सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हमको जबरदस्ती तो नहीं करा सकते हैं, मेरा मन नहीं है आपका सामान खरीदने का, लेकिन अंग्रेजों की जुल्म होती थी, वो जबरदस्ती नहीं तुमको खरीदना पड़ेगा। और दूसरी बात, भारतीयों से सभी उत्पादन की शक्ति छीन ली गई, यानी कि एक आपको बटन बनाने का अधिकार नहीं था। तो भारतीय इस स्वदेशी आंदोलन ने क्या किया? जितने भी आंदोलनकारी थे सब ने अपने देश की वस्तु को तो प्रोत्साहित करना शुरू किया, लेकिन जितनी भी विदेशी अंग्रेजी वस्तुएं थी सबको जबरदस्ती छीन छीन के लूट पाट के बीच चौराहे पे लाके उसमें आग लगा दी। और ये बात पूरे देश में फैल गई और पूरे देश में यही आंदोलन शुरू हो गया, जिससे अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेज घबरा गए और इसी आंदोलन की क्रूरता की वजह से हमारे देश के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने इसका विरोध किया। उनको स्वदेशी आंदोलन का आलोचक कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले को स्वदेशी आंदोलन का आलोचक कहा जाता है, लेकिन केवल आलोचक कहने से काम नहीं चलेगा, उनको समझना पड़ेगा किस संदर्भ में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की, क्योंकि वो बहुत बड़े भारतीय देशभक्त थे। उसको हम आलोचक कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ मुद्दों पर, स्वदेशी आंदोलन के कुछ एक्टिविटीज पर उनको नाराजगी थी, इसीलिए वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कहलाए। और गोपाल कृष्ण गोखले भी स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कहा, इसलिए कि उनका, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि हम पश्चिमी सभ्यता को धीरे धीरे एडॉप्ट करेंगे और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। अगर हम इस तरह से विरोध करेंगे तो वो हमारे यहाँ से चले जाएंगे और हम अच्छी अच्छी चीजें जो पश्चिमी सभ्यता में है उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और उसको ग्रहण करके हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा? वो भी इस आंदोलन के समर्थक थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, लेकिन उनका था कि भाई नरमी के साथ, अंग्रेजों के साथ कुछ ज्यादती ना करा जिससे कि लगे कि नहीं ये ठीक नहीं था। जैसे कि सामान को छीन छोड़कर लूट कर बीच चौराहे पे लाके जला देना, ये शोभा नहीं देता है। तो इन्हीं सब बातों के लिए इन्हें आलोचक माना जाता है स्वदेशी आंदोलन के। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन है या प्रमुख आलोचक कौन थे? तो यह तो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम या गोपाल कृष्ण गोखले का नाम होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम होगा या गोपाल कृष्ण गोखले का नाम होगा, तो आपको टिक लगा देना है। ये किसी के दिमाग में जब तक वो ये बातें पढ़ेंगे नहीं तब तक दिमाग में नहीं आएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी हमारे किस देश के किसी आंदोलन के
आलोचक भी रहे हैं, इतने बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता, और ये हमारे देश के लिए आलोचक, देश के मूवमेंट के लिए आलोचक। उसकी स्थिति को समझना होगा कि वो क्यों उसकी आलोचना की। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन में या स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख आलोचक कौन थे। हो सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दे या गोपाल कृष्ण गोखले का नाम दे दे, तो दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, लेकिन विरोधी नहीं थे। आलोचक तो जरूर थे, लेकिन इस आंदोलन के विरोधी नहीं थे। आंदोलन के समर्थक थे, लेकिन उस आंदोलन का जो एक्टिविटीज था, जिसको हम ज्यादती बोलते हैं, उसके ये आलोचक थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन में चरखा का प्रयोग किया गया और चरखा के माध्यम से सूत तैयार किया गया और फिर उससे खादी वस्त्र तैयार किया गया। तो बाद में जब 1919 में गांधी जी का प्रवेश भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शुरू होता है, प्रवेश प्रारंभ होता है, तब से फिर चरखा का ज्यादा इस्तेमाल आया। तो इस समय भी कहा कि चरखे का इस्तेमाल किया जाए और चरखे से धागा तैयार किया जाए, फिर कपड़ा तैयार किया जाए और अपने देश की ही कपड़े पहना जाए। इसलिए और इस स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई है ये 7 अगस्त 1905 को हुई है। इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब? 7 अगस्त को। यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसके पीछे का आंदोलन क्या है? तो ये स्वदेशी आंदोलन है। 7 अगस्त 1905 को जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी डेट को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज जान लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। यह भी पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वर्तमान या तत्कालीन वायसराय कौन था। तो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया। नहीं, यह है लॉर्ड कर्जन। भारत का स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 ईस्वी में ही बंगाल का विभाजन किया था। नहीं, 5 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था और उसी विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये लॉर्ड कर्जन है। और चरखा क्या है? चरखा वो सूत काटने वाला है और उससे फिर कपड़ा तैयार किया जाता था। लेकिन आगे चलकर ये चरखा आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का, इसको ऐसे कह सकते हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये शॉर्टकट में हो गया। फिर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक किसको मानते हैं? चरखा को। और इसी में आता है एक चक्र, जो कि हम तिरंगा में देखते हैं, अशोक चक्र। तो उसमें 24 तिलियां हैं। तो चक्र प्रगति का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है और यह चरखा आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, या आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है चरखा। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि चरखा का प्रतीक है, लेकिन चरखा किसका प्रतीक चिन्ह है? तो आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, या आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये केवल एक हुआ। और आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता कहते हैं, आत्मनिर्भरता में ये सभी क्षेत्र आ जाता है। और अगर केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता कहेंगे तो केवल आर्थिक होगा। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता यानी सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत हो जाए, इसका प्रतीक है चरखा। क्या है? चरखा। ये चरखा जो गांधी जी के
साथ देखने को मिलता है। गांधी जी ने इस आंदोलन को बहुत गंभीरता से और सशक्तता से देश में फैलाया और खादी वस्त्र पहनने का आह्वान किया। स्वदेशी का अर्थ क्या होता है? मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान। स्वदेशी का अर्थ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान, यह है स्वदेशी का अर्थ। स्वदेशी एक सोच है। आज हम लोग स्वदेशी को कम, विदेशी को ज्यादा पसंद करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं, अरे यार ये मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन यूएसए, मेड इन हंगरी, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, मेड इन यूके, बड़े गर्व से बोलते हैं। लेकिन इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। स्वदेशी जो 1905 ईस्वी में हमारे पूर्वजों ने जो शुरू किया था अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट है? मेड इन इंडिया है। भाई मेड इन इंडिया क्या है? देखो मेरे पास मेड इन यूके, बड़े गर्व से बोलते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी वैश्वीकरण लागू है और वैश्वीकरण में विश्व के सभी देशों की वस्तुएं उपलब्ध होती है और हमें चुनने की आजादी है, वस्तु को चुनने की आजादी है, मोल जोल करने की आजादी है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो अच्छा लगेगा हम खरीदेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, अच्छा प्लस सस्ता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, स्वदेशी आंदोलन अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में उत्पादित, हमारे देश के कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तु को खरीदने से उसे आत्मसम्मान मिलेगा और देश आत्मनिर्भर होगा और देश में कारीगरों का मनोबल ऊपर उठेगा और फिर दूसरे कारीगर उसमें शामिल होंगे। फिर हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अगर उसकी वस्तुओं की बिक्री बढ़ेगी तो फिर उत्पादन और बढ़ाएगा, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों को रोजगार मिलेगा जो लोग बेरोजगार हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम अपनी पसंद की वस्तु को खरीदेंगे चाहे जहां की वस्तु हो। तो स्वदेशी का अर्थ क्या होता है? मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान। स्वदेशी का अर्थ यही होता है। स्वदेशी एक विचार है, कोई वस्तु नहीं है। स्वदेशी एक विचार है। अगर सबके मन में ये विचार आ जाता है तो देश आसानी से आजाद हो गया। हम अंग्रेजों का विरोध करने में सफल हो गए। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।